हम भाषणों के लिए भाषण दे सकते हैं। मैं किसी जनसभा में बहुत बड़ा भाषण दे सकता हूं कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के बैरागढ़ में, जहां से मैं आता हूं, ध्यास में नया एयरपोर्ट बनाऊंगा और चॉपर ये सारी की सारी फ्लाइटें वहीं पे उतारूंगा। बोलने के लिए क्या जाता है। अब जैसे हम लोग केंद्रीय विद्यालय की मांग करते रहते हैं, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक चंबा के लिए केंद्रीय विद्यालय मिल जाए, लेकिन जब अनुराग जी ने कहा कि मैं 13 केंद्रीय विद्यालय जो है वो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में दे चुका हूं और बन भी गए, मैंने एक नदौन में भी देखा। जैसे स्वर्गीय जीएस बाली जी थे, तो वो बड़े धाकड़ तरीके से कहते थे कि जो कहीं पर भी चीज ना हो वो भी मैं खोलूंगा। मतलब आप देखो, कांगड़ा में डिपो हुआ करता था, उन्होंने नगरोटा भंगवा में भी बस डिपो खुलवाया, तो उनकी वो मास्टरी थी, खुलवाया। हाँ, तो कई मिनिस्टर ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास पोर्टफोलियो भी है लेकिन साइन नहीं कर सकते, आपके ही पास है। मैं जो सच्चाई कह रहा हूँ, अब मैं गौमा जी से मेरे मित्र हैं, हम लोग साथ जीते, आप भी हमारे साथ, हम इकट्ठे 12 में आए। तो जब मंत्री बने तो मेरे को ज्यादा खुशी मिली कि भाई कम से कम इनके पास आयुष आया, स्पोर्ट्स आया, एक आध ग्राउंड चलो हम धबके से ही ले लेंगे। लेकिन जब ये बजट का प्रावधान देखता हूं, नहीं मिलता। मैंने तो ये भी छूट दे दी कि जो हमारी पीएचसी, जब सुबह आपने ये मानदंडों की और उनकी बात करी, हमने कहा ठीक है, मानदंड तो उनके होते हैं पूरे जिनके पास ताकत होती है, जिसकी चलती उसकी क्या गलती, वो चाहे 10 हॉस्पिटल खोल दे, जिसकी चलेगी उसकी क्या गलती है। लेकिन गलती तो हमारे लोगों की भी नहीं है, हम लोग कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, हमारी भी डिमांडें हैं, हम लोगों का भी तो जीवन है, राइट टू जीने का अधिकार नहीं है क्या हमारे लोगों का, राइट टू लिव। वो कई बार अंग्रेजी नहीं आती, कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, याद भी नहीं रहता ना मेरे को कि 2 पीएचसी हमारी नहीं खोलनी, ना खोलो, वो वक्त आएगा खुल जाएंगी। जब ट्राइब्स में, मतलब बैकवर्ड्स में हम लोग रहते थे, तो वहां पर क्या प्रसूति करवाने के लिए कौन सी एम्बुलेंस आती थी। मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, हमने नहीं हॉस्पिटल में कोई वो करवाए, क्योंकि हमारी जो धर्मपत्नियां हैं वो गृहिणी रही हैं, खेतों में काम करते हैं, बाग बगीचों में काम करते हैं और देसी घी खाते हैं। क्या दिक्कत है, सिफारिश नहीं करी, वो तो सुन लिया होगा, सिफारिश नहीं है। जिनमें जेन्युइन टैलेंट है उनको रहना चाहिए अच्छी सीटों। स्पीकरी तो मैंने चला ली, मेरे जैसा आम बंदा चला गया, और ये तो क्या नहीं चला सकते। उस टाइम के ये 84 के विधायक है, मैं तो 83 में पैदा हुआ। अब मैं क्या इनको बताऊंगा, अब जो सर है वो है ही है, पर जहां इनको होना चाहिए वहां नहीं है, इसीलिए मलाल है मेरे को चंबियाल होने के नाते। सभापति महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इस मांग पर मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं कर्नल साहब की तरफ देखता हूं तो फिर 10वीं बार सोचता हूं कि क्या ही बोलूं, क्योंकि मेरे आदर्श हैं, वरिष्ठ साथी हैं और इनको देख करके हम लोग भी बोलना यहाँ शुरू हुए हैं। लेकिन जब फिर जिले की तरफ देखता हूँ तो लगता है कि कुछ बातें तो हमें बोलनी ही पड़ेंगी और मांग के माध्यम से यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर हैं, शायद मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे होंगे। प्रदेश का हाल क्या है, ये हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय विपिन परमार जी ने सारा विषय रखा और उसमें आदरणीय सुखराम जी ने भी विस्तार से चर्चा करी है। आईजीएमसी में गाहे बगाए हमें भी जाना होता है। मैं तो पिछला जब कोविड का दौर था, उस दौर में जब मेरी बेटी स्वयं बीमार हुई थी, तो उस दौरान पेट स्कैन की मशीन की वैल्यू का हमें पता चला था, तो हमने तब आदरणीय जयराम जी से रिक्वेस्ट करी थी और उस पेट स्कैन मशीन के लिए वो एरिया आइडेंटिफाई किया गया, फिर बिल्डिंग बनी और अब वो मशीन पता नहीं लगी नहीं लगी, चली नहीं चली, इस विषय में इतना नॉलेज है नहीं, पर मांग बरकरार है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं ऑर्थो डिपार्टमेंट में भी बैठा था आईजीएमसी में ही, आपने कहा कि हम रोबोटिक सर्जरी ये वो शुरू करेंगे और पता नहीं कौन ये प्रस्ताव देता है, जबकि रोबोटिक तो तब होगी जब आपके पास सही मायनों में, जैसे रोबोटिक तो बहुत एडवांस चीज है, ये तो यूरोपियन कंट्रियों में भी इस तरह से नहीं हुआ है शुरू। भाषणों के लिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि बजट में हमने एक आध पन्ना और बढ़ाना है और इनका कुछ नहीं जाता, हमारे मुलाजिमों का कुछ नहीं जाएगा, ना इनको इतनी पड़ी हुई है। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करूंगा। सभापति महोदय,
ये बहुत गंभीर विषय है। मैं उनके पास बैठा, उन्होंने कहा हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं, ऑर्थो के जो एचओडी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास वही इक्विपमेंट्स हैं जो आज से 20 साल पहले थे या 15 साल पहले थे। हम भाषणों के लिए भाषण दे सकते हैं। मैं किसी जनसभा में बहुत बड़ा भाषण दे सकता हूं कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के बैरागढ़ में, जहां से मैं आता हूं, ध्यास में नया एयरपोर्ट बनाऊंगा और चॉपर ये सारी की सारी फ्लाइटें वहीं पे उतारूंगा। बोलने के लिए क्या जाता है। अब तीसरी बार से हम लोग भी यहाँ पर सदस्य चुन करके आए हुए हैं। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। जब इन्होंने शुरू में कहा, सरकार ने जब बजट पेश किया और कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हम खोलेंगे, तो मुझे लगा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात हुई है तो शायद गाहे बगाए हमारे जैसे जो एस्पिरेशनल रिमोट एरिया हैं वहां पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं खड़ी होंगी जहां पर बेसिक नीड्स, बेसिक सहूलतें हमें मिलेंगी। हमारा मेडिकल कॉलेज जो है वो चंबा पूरे जिले को फीड करता है, जहां पर चुराह से तो लोग आते ही आते हैं, सलौनी से भी आते हैं, डलहौजी का इलाका हमारा, सदर चंबा वहां पर फीड करता है, भटियात का आधा सा पोर्शन वहां पर आता है और बाकी आधा एक पोर्शन जो है वो हमारा टांडा की तरफ जाता है। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को बने हुए अरसा हो गया अब तो, और मैं तो यहाँ पर मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी भव्य बिल्डिंग बनी है। कुछ ओपीडी वाला पोर्शन या एक आध पोर्शन रह गया था, उसमें हमने पिछले 2.5 सालों से कोई स्टेप नहीं उठाया है। और अगर उस बिल्डिंग में आपने ओपीडी वगैरह ये शिफ्ट नहीं करी तो वो भी खंडर हो जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है भारत सरकार ने, इतनी बड़ी फंडिंग की, वो किसने दिया किसने नहीं दिया इसमें नहीं फंसूंगा। लेकिन अगर किसी ने भाषण दे दिया कि हमने तुम्हारे वहां ये दे दिया, लेकिन जब तक वो वहां पर बनता नहीं है तब तक हम लोग कैसे मान लें। और बना वो हमारे टाइम में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जो है वो वहां पर आए और इन्होंने फाउंडेशन, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने वहां पर ले करा और उसके बाद बिल्डिंग बननी शुरू हुई। बिल्डिंग हमारे देखते देखते बनी। अब सब ठीक है, सरौल में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। माननीय नीरज नैयर जी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो भी सहमत होते कि सच में बड़ी भव्य बिल्डिंग बनी है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि पूरे जिले को ये जो मेडिकल कॉलेज है वो फीड करता है, और इसी मेडिकल कॉलेज से मैं आपको बताऊं अब वहां पर क्या है, ऑर्थो में हमें उतने बंदे नहीं मिलते, गायनोकोलॉजिस्ट इतने हैं नहीं। अभी जैसे कैंसर के जिस तरह से पेशेंट बढ़े हैं तो वहां पर जो ऑन्कोलॉजिस्ट की बात होती है, या वहां पर जैसे मैं कई बार आपसे भी रिक्वेस्ट करता रहता हूं और मेरी डिपार्टमेंट के प्रमुख लोगों से भी, हीमोफीलिया के ही इंजेक्शन नहीं मिलते हमें। मेरे कोई 22-23 परिवारों के बच्चे ऐसे हैं जिनको सच में जरूरत है, और ये हीमोफीलिया बड़ी खतरनाक सी चीज है। पहले तो हमें भी नहीं था पता कि ये क्या चीज है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जरूरत पड़नी शुरू हुई, ये इंजेक्शन तो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। और चंबा में चूंकि हम लोग रिमोट में रहते हैं और राजनीतिक लाभ हमें उतना नहीं मिला है अभी तक जितना मिलना चाहिए था, और जो बेसिक सुविधाएं बाकी जगह, आप जैसे परमार जी चर्चा कर रहे थे कि इनकी ही कंस्टिट्यूएंसी में 3 तरह की सीएचसी जो मुझे लगता है हैं, लेकिन हमारे वहां मैं ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम एक सीएचसी उस टाइम हमारी बनी और उसको अपग्रेड भी करा और 100 बेडेड हो गई, तीसा की हमारी। मेरा सुबह प्रश्न भी लगा था, आपने उत्तर भी दिया कि मानदंड पूरे नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, वो तो पता नहीं कैसे करेगी। लेकिन मैं जो चंबा जिले की आपको बात कर रहा हूं सर, कि हमारे वहां जैसे जिला चंबा का जो मुख्य मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां से रेफर होकर के टांडा पहुंचने में भी हमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, और इस दौरान जो है वो पठानकोट जो है वो हमें नजदीक पड़ता है, तो लोग कर्जा लेकर के भी पठानकोट जरूर चले जाते हैं लेकिन टांडा नहीं पहुंच पाते। लेकिन बीते वर्षों में, अभी 2-3 सालों में, ये टांडा भी जो है वो अपनी जो एक छवि रखता है। मेडिकल कॉलेज जो हमारा यहाँ आईजीएमसी है, सबसे बड़ा संस्थान, अब एम्स जो है वो खुला बिलासपुर, उससे थोड़ा गड़बड़ आईजीएमसी भी हुआ, लेकिन ज्यादा मार जो है वो हमारे टांडा पे पड़ी है।
ओपीडी कहा है, ये 3-4 हजार की ओपीडी है हमारी। और अगर चंबा वालों को जो तीसा से चलता है, जिसको 7-8-9 घंटे लगते हैं वहां तक मरीज को पहुंचाने के लिए, तो सर ये मुझे लगता है पेशेंट को बचाना कोई आसान काम नहीं है। और ऊपर से ये जो 108 वाली या एक और जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, वो जो है वो डायरेक्ट जाते ही नहीं। जो तीसा से चंबा आएगा वो कहता है जी मैं टांडा के लिए नहीं भेजता। तो मुझे लगता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको एक विशेष जो है वो दृष्टिकोण जो है वो उस चंबा की तरफ रखने की जरूरत है, क्योंकि चंबा अगर स्ट्रेंथन होगा तो हमारे लगभग सारे विधानसभा क्षेत्र वहीं फीड हो जाएंगे। और जिस कंस्टिट्यूएंसी से मैं आता हूं वहां पर तो अब हालात और भी खराब कर दिए गए हैं। अब भाषणों के लिए भाषण नहीं दे रहे हम, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि मैं जो हूं वो ऐसी पृष्ठभूमि से आया हूं कि अमूल चूक बदलाव मैं ऐसे करूंगा। देखो, उसके लिए एक लंबा समय लगता, जब तक डिपार्टमेंटों की समझ आई, जब तक चीजें और वो हुई। अब 2.5 साल 3 साल में हम लोग प्रवेश कर गए और 3 बजट तो हमने पेश ही कर दिए। जब 3 बजट पेश कर दिए, चौथा बजट जो है वो मुझे नहीं लगता हम लोगों को वैसे बचा पाएगा। जो सच्चाई है, लोग जैसे बाहर आप अगर जाओ पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमो तो लोग हर कुछ बोलते हैं, जो सच्चाई है। अब कर्नल साहब को भी मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह किया है कि सर आप जो हैं वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको एक प्रायोरिटी घोषित करनी चाहिए। देखो, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बने ना बने, जहां पर ऑलरेडी आदर्श टाइप के चले हुए हैं चलने दो। जैसे हमीरपुर पहले से फीड होता रहा है, जब आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे तो वो नेचुरली ग्रो करेगा ही करेगा जिला। उसमें कोई बहुत बड़ा प्रयास करने की अब हमें जरूरत नहीं है। उसके सराउंडिंग के भी, अब जैसे हम लोग केंद्रीय विद्यालय की मांग करते रहते हैं, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक चंबा के लिए केंद्रीय विद्यालय मिल जाए। लेकिन जब अनुराग जी ने कहा कि मैं 13 केंद्रीय विद्यालय जो है वो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में दे चुका हूं और बन भी गए, मैंने एक नदौन में भी देखा बहुत बड़ा केंद्रीय विद्यालय। तो जो फीडिंग का कंसेप्ट, आप देखो बल्क ड्रग पार्क जो है वो आपके ऊना में, क्योंकि ये जो डिप्टी सीएम साहब हैं ये तो अरसे से चले हुए हैं। इनकी जैसे स्वर्गीय जीएस बाली जी थे, तो वो बड़े धाकड़ तरीके से कहते थे कि जो कहीं पर भी चीज ना हो वो भी मैं खोलूंगा। मतलब आप देखो, कांगड़ा में डिपो हुआ करता था, उन्होंने नगरोटा भंगवा में भी बस डिपो खुलवाया, तो उनकी वो मास्टरी थी, खुलवाए। लेकिन हम जैसे अब चंबा में माननीय स्पीकर साहब बैठे नहीं है था, मुझे तो जो मिला। लेकिन मेरा किसने? नहीं, स्पीकर साहब ने नहीं बोली है। आप स्पीकर साहब को नहीं कह सकते। माननीय हर्षवर्धन जी खामखा से डर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री कभी नहीं लेंगे वो। मैंने तो कहा है उनको, किसी की नहीं लेंगे। पर मेरा ये माननीय, ये तो आपका अपना वो है, प्रिविलेज है, आप क्या करें क्या ना करें। लेकिन मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, वो तो सबके साथ होता है कहानी। देखो, अन्याय की भी परिभाषा जो है वो बड़ी, इसमें भी परसेंटेज है, किसी के साथ 1%, किसी के साथ 2%। यहां तो कई मिनिस्टर ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास पोर्टफोलियो भी है लेकिन साइन नहीं कर सकते, आपके ही पास है। मैं जो सच्चाई कह रहा हूं, प्लीज मांग पे बोलो, मांग पे। देखो, मैंने इनको कई बार कहा कि यार ये तो हमारा ही टाइम होता है भाई, मांग पे बोलिए। इसमें हम लोग मांग में ही बोल रहा हूं, इन्होंने खुद घुमाया तभी मांग बढ़ी मेरी ये इस तरह से। देखो, ये इनका दोष है, इनको बोलो कि दोष ना लाए बीच में। अब मैं गोमा जी से, मेरे मित्र हैं, हम लोग साथ जीते, आप भी हमारे साथ, हम इकट्ठे 12 में आए। तो जब मंत्री बने तो मेरे को ज्यादा खुशी मिली कि भाई कम से कम इनके पास आयुष आया, स्पोर्ट्स आया, एक आध ग्राउंड चलो हम धक्के से ही ले लेंगे। लेकिन जब ये बजट का प्रावधान देखता हूं, नहीं मिलता है ना। लॉ तो रहने ही दो, लॉ से तो मैं दूर ही रहता हूं। इसीलिए मेरा जो है वो, मेरा जो निवेदन है आपके माध्यम से सभापति महोदय, जिस चंबा का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये मुद्दा डाइवर्ट कर रहे थे आप लोग। देखो, प्रतिनिधित्व का मौका जब मिलेगा तब मिलेगा, वो तो तब देखी जाएगी। लेकिन अभी जो आप आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की बात कर रहे हैं, उस पर सोचने की जरूरत है। आपको प्रायोरिटी डिक्लेयर करनी चाहिए
कि भाई जहां तो आदर्श ऑलरेडी है, अब मान लो ये जो आईजीएमसी वाला सराउंडिंग एरिया है, यहां 4-5 कंस्टिट्यूएंसियां वैसे ही आईजीएमसी फीड करती है, तो यहां आदर्श को खोलने की क्या जरूरत है। अब जैसे बिलासपुर जिला है आपका, वहां इतना बड़ा एम्स खड़ा हो गया, वहां 5 विधानसभा क्षेत्रों में क्या आपने आदर्श खड़ा करना, मत करो खड़ा, क्या जरूरत है, क्योंकि वहां ऑलरेडी खुले हुए संस्थान है। कांगड़ा है, वहां टांडा है, हमीरपुर में अपना मेडिकल कॉलेज है। लेकिन जहां पर सच में जिस इलाके को जरूरत है, मैं आपको तब मानूं जब आप वहां पर वो तंत्र पूरा का पूरा खड़ा करो। सर, चंबा का बंदा जब आईजीएमसी में पथरी का ऑपरेशन करने के लिए निकलता है, आप सोचो उस बंदे पर क्या गुजरती है। मैं तो धन्यवाद करता हूं, वहां पर हमारे आईजीएमसी में कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं सर, जब हम कॉल करते हैं वो कहते हैं कि सर 600 किलोमीटर से मरीज आया है, उसको तवज्जो मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। मतलब क्यों चंबा से वो शिमला आ जाए। हमने पिछली बार, मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मैंने इनसे आग्रह किया कि एक डायरेक्ट बस जो है वो जनाब बैरागढ़ से शिमला की तरफ लगाओ, जो 11 घंटे 12 घंटे चलती है वो लगातार 2-3 स्टेटों को लगा करके आती है। लेकिन मरीज जब पहुंचता है तो हमारे यहां पर जितने भी डॉक्टर हैं हमें सहयोग करते हैं, और बंदा जो है 1-2 दिन में ऑपरेशन करवा करके तीसरा चला जाता है, क्योंकि चंबा में तो उसके टेस्ट ही पूरे नहीं होंगे। वहां तो एमआरआई, सीटी, एक्सरे, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो मेरा ये आपसे ये निवेदन है, चिल्लाकर मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि देखो, जिस दिन आपने चंबा के हालात सुधार दिए, मैं लास्ट में, जब हम लास्ट वाला बजट पढ़ेंगे और जब हम चुनावों में फिर से जाएंगे, तो मैं ये भाषण जरूर दूंगा कि तथाकथित एक व्यक्ति विशेष था, जिस व्यक्ति ने जो है वो शुद्ध उस इलाके के ली थी जिसकी शायद उतनी नहीं ली गई, जो सच्चाई है। पर मेरा ये सभापति महोदय आपके माध्यम से, अब तीसा में एक ही हॉस्पिटल जो हमारा 100 बेडेड हमने बनवाया, वो उसकी बिल्डिंग बननी थी, हमने कहा प्रपोजल्स वगैरह वो सब सबमिट करी थी। उसके बाद जैसे ही सरकार बदली, हमारे हालात ही खराब हो गए। 17 डॉक्टर पूरे 4 साल जो है वो फीड करते रहे उस पूरे इलाके को सर, और आज की डेट में उस विधानसभा के मुख्य हॉस्पिटल जो तीसा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही डॉक्टर जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। कहां का न्याय है, कहां का आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। मैंने तो उस दिन आपको बजट अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी, उस दिन भी कहा कि मान्य आप सिर्फ एक ही काम कर दो हमारा। मैंने तो ये भी छूट दे दी कि जो हमारी पीएचसी, जब सुबह आपने ये मानदंडों की और उनकी बात करी, हमने कहा ठीक है, मानदंड तो उनके होते हैं पूरे जिनके पास ताकत होती है, जिसकी चलती उसकी क्या गलती, वो चाहे 10 हॉस्पिटल खोल दे, जिसकी चलेगी उसकी क्या गलती है। लेकिन गलती तो हमारे लोगों की भी नहीं है। हम लोग कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, हमारी भी डिमांडें हैं, हम लोगों का भी तो जीवन है, राइट टू जीने का अधिकार नहीं है क्या हमारे लोगों का, राइट टू लिव। वो कई बार अंग्रेजी नहीं आती, कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, याद भी नहीं रहता ना मेरे को। मेरा ये आपके माध्यम से ये निवेदन है सर, जीने का अधिकार भी वही जीने का अधिकार उसी में ही आया। अब तो आपने जब आप छाती बजाते हैं पूरी की पूरी कि राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू आरटीआई, राइट टू फलाना, ये वो हम लोग लाए, कोई बात नहीं, लाए अच्छी बात है भाई, क्या दिक्कत है। और राइट टू करप्शन भी बोला आप लोग लाए बस कर दिया ना डाइल्यूट सारा कार्यक्रम। नहीं ये करते हैं, मेरे फ्लो में जब आता हूं मैं। जितने मेरा ये आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी ये निवेदन है कि जब हम इस मांग पर चर्चा कर ही रहे हैं, तो ये जो तीसा का हमारा सीएचसी है सर, वहां पर मैं सच्चाई बताऊं, हम 325 तरह की दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी सर। एक्सरे 24/7 देते थे, वो कृष्णा लैब देती थी, चाहे कौन लैब देती थी, गरीब को थोड़ी मतलब होता है। आयुष्मान में एडुकेट पैसे रहते थे, हिम केयर में पैसे रहते थे, सहारा में पैसे रहते थे, लेकिन आज की डेट में हमें वो दवाइयां भी नहीं मिलती सर। और हमारे लोगों के हालात अभी भी उतने अच्छे नहीं हुए हैं। ठीक है, हम लोग एस्पिरेशनल है, उठ रहे हैं। मैं तो 2010 से पहले सर सरकारों की कल्पना यही करता था। आज तो लोग हमसे बस की सीट भी बुक करवाते हैं। तब तो सर हमारे घर वाले नहीं बोलते थे, लाइट जाती थी ना तो किसी एमएलए को फोन नहीं जाता था। अब एमएलए की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, और जिस तरह से इतनी बड़ी है कि जो प्रधान काम नहीं करता सर, वो भी काम हम लोगों को करने पड़ते हैं। और रोज रोज जब मैं घर आजकल तो घर भी नहीं जाता मैं,
सच बताऊं तो जब उस तीसा हॉस्पिटल में देखता हूं तो वहां पर हमने अलग से पानी का कनेक्शन दिलाया, स्वच्छता वहां पर रहे, आरकेएस में लोगों को भर्ती करवाया, आउटसोर्स पे हमने जो है वो 14 नर्सें वहां पर लगाई थी, वो सारी बाहर हो गई तो अपने आप हॉस्पिटल तो पैदल हो गया। और जहां कोई ओपीडी कम नहीं है, कोई 300-300 की ओपीडी है सर, 400-400 की ओपीडी है। फिर उसका कौन, ये उस हॉस्पिटल को आदर्श बनाओ, सारा हिमाचल का वो करके ना एक वो आदर्श बना दोगे। मैं यही हाउस में बोलूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फार्मूला बिल्कुल सही था, आदर्श कुछ तो हुआ। ये मैं बोलूंगा, खुद बोलूंगा, मैं जोर से बोलूंगा, चिल्ला करके बोलूंगा। लेकिन अब जब सवा 2-2.5 साल हो गए हम लोगों को, तीसरा बजट पेश हो गया, हम लोग जो है वो खाम निराधार की बातें हमने करी हैं। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग जो है वो सर, आपके माध्यम से इनसे ये आग्रह कर रहा हूं कि 2 पीएचसी हमारी नहीं खोलनी, ना खोलो, वो वक्त आएगा खुल जाएंगी। जब ट्राइब्स में मतलब बैकवर्ड्स में हम लोग रहते थे तो वहां पर क्या प्रसूति करवाने के लिए कौन सी एम्बुलेंस आती थी? मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, हमने नहीं हॉस्पिटल में कोई वो करवाए, क्योंकि हमारी जो धर्मपत्नियां हैं वो गृहिणी रही हैं, खेतों में काम करते हैं, बाग बगीचों में काम करते हैं और देसी घी खाते हैं। क्या दिक्कत है? अब तो वो भी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन भगवान भरोसे अब नहीं रहा जा सकता। एनवायरमेंट बदला है, इकोलॉजी इनबैलेंस हुई है, अब तो पहाड़ में वो बर्फ नहीं रहती। आपने देखा ही होगा, ये अटल टनल जब से बनी है हमारी, और जब से ये लोगों का सीधा डायरेक्ट जाना हुआ, ग्लेशियर भी इतने दिन नहीं टिकते। यही गर्मी अभी 20, 22, 24 टेम्परेचर पकड़ लिया तो लोग तो देखो कितने रफ्तार से चल रहे हैं। तो जिस तरह का खान पान हुआ है हमारा, जिस तरह की हमारी दिनचर्या हुई है और जिस तरह से डिजीजेस ने हमें पकड़ा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि चुराह जैसे विधानसभा क्षेत्र या डलहौजी जैसे या भटियात जैसे विधानसभा क्षेत्र को एक जो आपकी भी पीएचसी का इन्होंने जिक्र करा ना सर, कि वो भी मानदंड पूरे नहीं कर, आप तो करवा लेंगे, मुझे पता है मानदंड पूरे, लेकिन मेरा ये आपसे ये निवेदन है कि वो जो बैरागढ़ देगरा वाली पीएचसी हमने खत्म करी, ये कुहाड़ वाली करी, सिफारिश नहीं करी, वो तो सुन लिया होगा, सिफारिश नहीं है। जिनमें जेन्युइन टैलेंट है उनको रहना चाहिए अच्छी सीटों। स्पीकरी तो मैंने चला ली, मेरे जैसा आम बंदा चला गया, और ये तो क्या नहीं चला सकते उस टाइम के। ये 84 के विधायक है, मैं तो 83 में पैदा हुआ। अब मैं क्या इनको बताऊंगा? अब जो सर है वो है ही है, पर जहां इनको होना चाहिए वहां नहीं है, इसीलिए मलाल है मेरे को चंबियाल होने के नाते। सच्चाई तो बात ये है, पर मेरा ये निवेदन ये है कि मैं मुद्दे को ये डाइवर्ट करवाते हैं सर, फिर आपके देखते देखते, पर जहां ये डिजर्व करते हैं वहां होने चाहिए, ये हमारी वकालत है, वो तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, सिरमौर और चंबा का जिक्र बैकवर्ड में हुआ करता था, और आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाता रहा है जैसे हम लोगों को ट्रीट किया जाता रहा है। 2 तरह के मानदंड अपनाए जाते रहे इस हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आप लोग थोड़े से आगे निकल गए और हम लोग थोड़े से बस अब निकलने वाले हैं, निकलेंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। नहीं, मेरा यह निवेदन है सर आपके माध्यम से कि चंबा जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसको स्ट्रेंथन किया जाए सर, छोटी से पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए टांडा रेफर ना हो, यह निवेदन है मेरा। स्टंट तो जो पढ़ने हैं वो पढ़ते रहेंगे, और जो नहीं स्टंट तो पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे हीमोफीलिया की मैं दवाई की बात करता रहता हूं, वो 16 परिवार मेरे गले की फांस होते हैं। मैंने कई बार सेक्रेटरी से भी कहा है कि मैडम वहां पर एडिक्वेट फंड डाल दो ताकि वो लोग ले सकें ऐसा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी अभी डॉक्टर्स तैनात है, 2-3 लोगों ने सर बड़ा शाही तरीके से चलाया हुआ। अगर डॉक्टर पंकज वहां पर ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज चंबा चल पाएगा। ऐसा मैं सीधे डायरेक्ट तौर पर कहता हूं, कोई वो किस विचारधारा से वो नहीं हमें मतलब, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर पुरी ने जो हमारे वहां बीएमओ तो कभी रहा ही नहीं तीसा, मैं सच्चाई बताऊं, लेकिन डॉक्टर पुरी है, अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरा दिन रात 300 की ओपीडी अकेला बंदा निभा देता है। कई बार तो मुझे लगता है जैसे वो हम लोग नहीं जाते थे चेले उन चपाटों के पास कि भाई जाओ बबूत लगाओ और ठीक हो जाएगा। लोगों की आस्था तो ऐसी हो गई है कि जब तक पूरी साहब नहीं लिखेंगे पर्ची तब तक मरीज ठीक भी नहीं होगा। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से ये
निवेदन करूंगा कि जो ये मांग 9 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं भी शामिल हुआ हूं। आप ये सारे भाषण को अन्यथा ना लें, किसी व्यक्ति पर हमारा वो नहीं है, लेकिन हाँ, जब हमने बात रखी है आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की, तो आदर्श स्थापित करें आप, और आने वाला समय जो है वो आपका उसके लिए न्याय करे आपके साथ। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष।